हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 9m02 यानी कि बहुपद या फिर जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे। तो चलिए हम एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा, और हम फिर आज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बहुपद ही क्या होता है और बहुपद को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, यह डेफिनेशन सही है, यह किताबी डेफिनेशन है। हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल होता है वह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जिसमें कि जो वेरिएबल होता है या चर होता है उसकी घात हमेशा होल नंबर होती है या फिर पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं x की पावर 3 + 1, तो इसमें अगर आप देखोगे तो वेरिएबल x है और उसकी जो पावर है वह 3 है, और 3 एक होल नंबर है। इसका मतलब यह जो हमारा दिया गया है x³ + 1, यह हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो यह हमने बहुपद की डेफिनेशन देखी थी पिछली क्लास में। फिर हमने यह भी देखा था कि बहुपद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर दर्शाते कैसे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि पॉलिनोमियल या फिर बहुपद को p और ब्रैकेट में जो भी उस बहुपद में चर उपस्थित होता है उसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे x³ + 1 में x चर उपस्थित है या फिर वेरिएबल x है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसे हम p x लिखेंगे। ये सब डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। फिर हमने पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है या फिर पावर या फिर डिग्री क्या होती है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल की। तो देखिए, बहुपद की घात जो होती है वह बहुपद में उपस्थित जो अधिकतम घात होती है, बहुपद में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात ही हमारे बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए मानिए मैं कोई इस प्रकार से एक बहुपद लिखता हूं, y³ + 3y² + y+1। मान लीजिए कि यह एक बहुपद है जिसमें कि चर है हमारा y। यहाँ पे भी y है और यहाँ भी y है। तो पूरे बहुपद में हमारा y चर है। तो सबसे पहले हम इसे लिख तो इस प्रकार से सकते हैं, p और चर है यहाँ पे या फिर वेरिएबल है हमारा y। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं p(y). फिर हम देखते हैं कि इस चर में अधिकतम घात क्या है। चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए, अधिकतम घात जो है यहाँ पे चर की वह 3 है, यह वाली। तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री भी हो जाएगी 3। और इससे हम क्या कहते हैं? हमने फिर बहुपद या फिर पॉलिनोमियल के टाइप भी पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमने तीन टाइप पढ़े थे। पहला था रैखिक, जिसे हम लीनियर कहते हैं। दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक, जिसे हम द्विघात कहते हैं। और तीसरा था हमारा क्यूबिक, जिसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यह हमारा कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी घात क्या फिर डिग्री क्या है? 3 है। तो इसलिए यह हो गया हमारा क्यूबिक या फिर त्रिघात पॉलिनोमियल। तो देखिए, यह क्लासिफिकेशन तो पढ़ा था हमने घात या फिर डिग्री के आधार पे। फिर हमने पदों के आधार पे भी देखा था या फिर टर्म्स के बेसिस पे भी देखा था कि टर्म्स के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे भी 3 ही टाइप के होते हैं। उसमें हमने देखा था सबसे पहले होता है मोनोमियल, जिसे हम कहते हैं एक पदी, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक पदी। फिर हमने देखा था दूसरा होता था बाइनोमियल, जिसे हम कहते हैं द्विपदी, द्विपदी। फिर हमने देखा था तीसरा होता है ट्राइनोमियल, जिसे हम कहते हैं त्रिपदी। तो यह हमने पदों के आधार पे बहुपद का क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देखे थे। तो ये सब डिस्कशन हम पिछली क्लास में कर चुके थे। फिर हमने नेक्स्ट देखा था, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी या फिर मोनोमियल कहते हैं। फिर जिसमें दो पद होते हैं या फिर दो टर्म्स होती हैं उन्हें हम द्विपदी या फिर बाइनोमियल कहते हैं। और अगर तीन पद हों या फिर तीन टर्म्स हों तो उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। यह डिस्कशन भी हमारा हो गया था। ये हमने अभी पढ़ा है जस्ट कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं या फिर लीनियर कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती या फिर क्वाड्रेटिक कहते हैं। और तीन घात वाले बहुपद को क्यूबिक या फिर त्रिघाती बहुपद कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा शून्यक या फिर जीरोस। तो हमने शून्यक या फिर जीरोस के बारे में बात की थी, चलिए इसे एक एग्जांपल से रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है हमारा जेड में, यह है Z-3। कोई इस तरीके से एक पॉलिनोमियल है Z-3। तो हमें पता लगाना है कि क्या Z-3 इसका एक पॉलिनोम इसका एक शून्यक है। तो हमने देखा था कि अगर हमें शून्यक चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे बहुपद में। अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हाँ यह एक शून्यक होगा, और अगर बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो यह इसका एक शून्यक नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार दोनों ही तरीके आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। पहला जो क्वेश्चन होगा वह यह होगा कि बताइए Z-3 का क्या शून्यक होगा। Z-3 का शून्यक या फिर जीरो क्या होगा। तो देखिए जब हमें जीरो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, Z-3 को जीरो के बराबर रख देंगे, और फिर इस 3 को यहां ले जाएंगे तो यह आ जाएगा Z-3। तो Z-3 हमारा एक शून्यक होगा या फिर जीरो होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वह इस तरीके से बन सकता है कि क्या Z-3 बहुपद Z-3 का एक शून्यक है। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या Z-3 Z-3 का एक बहुपद है, सॉरी एक शून्यक है, जबकि पहले क्वेश्चन में हमें शून्यक निकालना था, जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमें शून्यक चेक करना है। तो इसे चेक कैसे करेंगे, अभी बताया, Z-3 को इस बहुपद में रख देंगे। तो यहाँ पे अगर Z-3 रखें तो 3 - 3 = 0 आएगा। तो अगर बहुपद का मान 0 आता है तो वह हमारा एक शून्यक होगा, और अगर बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो वह हमारा एक शून्यक नहीं होगा। यह सब डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किए थे। यहां तक बताइए अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। यह शून्यक इंपॉर्टेंट है, इस शून्यक से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, यह इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम या फिर गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय में हमने देखा था, इसे भी हम एग्जाम्पल की सहायता से ही रिवाइज करते हैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार से है, x² - x - 2। यह कोई भी मेरा एक गुणनखंड है, सॉरी एक बहुपद है, x² - x - 2। और इसे मैं px से दर्शा रहा हूं क्योंकि यह मेरा बहुपद x चर में है। तो देखिए इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यह होगा कि बताइए क्या x - a, चलिए x - a की जगह ना लेके मैं एग्जांपल लेता हूं, बताइए क्या x - 2 इसका एक बहुपद है, सॉरी एक गुणनखंड है या फिर एक फैक्टर है। x - 2 क्या इस बहुपद px का एक गुणनखंड है या फिर फैक्टर है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या यह इसका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x - 2 को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, फिर x = 2 रखेंगे, तो x = 2 का मान इसमें रखेंगे। अगर x = 2 का मान रखने पे इसका मान 0 आ जाता है तो यह हमारा एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज हमारा गुणनखंड नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताइए क्या x - 2 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हमें यहाँ पे फैक्टर के लिए चेक करना है। तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, सबसे पहले क्योंकि हमें x - 2 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसी को 0 के बराबर रखेंगे। यहां से x या फिर चर का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर x है तो हमने सबसे पहले चर का मान ज्ञात रखा। तो फिर चर का मान ज्ञात करने के बाद हमने चर के मान को बहुपद में रखा, px में रखा। मान लीजिए अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह हमारा एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज 0 नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा या फिर फैक्टर नहीं होगा। तो एक तो यह हो गया आपके गुणनखंड प्रमेय का।
कि हमें चेक करना सिखाया गया है। दूसरा होता है कि बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे। दूसरा जो टाइप होगा वह होगा कि बताइए बहुपद px के, यह जो हमारा बहुपद है इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं या फिर इसके हमें फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो इसके फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, बिल्कुल इस जो पहले वाला था इसका बिल्कुल ही अपोजिट प्रोसेस है, इसका बिल्कुल ही एक उल्टा प्रोसेस है। बहुपद हमें दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बहुपद हमें यह दिया गया है और हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है जिसपे इस बहुपद का मान 0 आ जाए, जिसपे इस बहुपद का मान 0 आ जाए। तो इसके दो मेथड होते हैं या फिर इसके दो प्रोसेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड तो होता है कि हम पहले x बराबर 1 रखें, x बराबर -1 रखें, फिर x बराबर 2 रखें, फिर x बराबर -2 रखें। तो यह सब मेथड होते हैं। दूसरा मेथड हम आज पढ़ेंगे कि आखिर क्या मेथड होता है। तो देखिए इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने टाइप 1 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले आप चर का मान निकालिए, चर के मान को बहुपद में रख दीजिए। अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह हमारा एक गुणनखंड है, अगर बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो वह हमारा एक गुणनखंड नहीं होगा। दूसरे टाइप को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए दूसरे टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो शून्यक होते हैं या फिर जो जीरोज होते हैं वह द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम 2 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम 2 हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक के लिए अधिकतम 3 हो सकते हैं। और रैखिक या फिर लीनियर के लिए अधिकतम 1 हो सकता है। इससे कहने का मेरा क्या मतलब है, चलिए इस उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल 1 लेता हूं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px बराबर x माइनस 2, यह मेरा एक रैखिक बहुपद है या फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मुझे यह बताना है कि इसके कौन कौन से शून्यक होंगे या फिर इसके कौन कौन से जीरोज होंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि यह रैखिक है या फिर लीनियर है तो इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए चर की घात 1 है तो इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा या फिर ओनली एक ही जीरो होगा। तो अगर आपको एक जीरो मिल जाता है तो उसके आगे आपको नहीं ढूंढना है, क्योंकि लीनियर है, लीनियर का एक ही जीरो होता है। फिर देखिए एग्जाम्पल 2 अगर मैं देखूं, मान लीजिए कोई मुझे इस तरीके से दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2, यह कोई मेरा बहुपद है और मुझे इसके शून्यक ढूंढने हैं या फिर इसके जीरो ढूंढने हैं। तो क्योंकि यह हमारा द्विघात है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे चर की पावर 2 है तो इसलिए इसके अधिकतम 2 हो सकते हैं। अच्छा आपको यह ध्यान रखना, इसके अधिकतम 2 हो सकते हैं जीरोस, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो इसके अधिकतम या फिर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही दो होंगे, अधिकतम 2 हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल 3 लेता हूं, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे जो चर है या फिर वेरिएबल है उसकी अधिकतम पावर है मेरी 3, तो इसीलिए इसकी जो बहुपद की घात होगी वह भी 3 ही होगी और इसलिए यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इसके जो अधिकतम शून्यक होंगे या फिर जो मैक्सिमम शून्यक होंगे वो 3 हो सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है 3 ही हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 3 हो सकते हैं। अगर आपको इसके 3 शून्यक मिल गए तो उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? सर रिपीट कर दो। ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे शून्यक के बारे में या फिर जीरोस के बारे में। तो जीरोस क्या होती थी, जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाए वह हमारे शून्यक होते हैं या फिर जीरोस होती हैं। फिर अब हमें क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आ जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए या फिर जीरोस ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि इसके शून्यक होंगे कितने।
या फिर इसके जीरोस टोटल होंगे कितने, हमें कहाँ पे रुकना है, कितने जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए इस चीज को बताने के लिए यह होता है, जिसमें रैखिक या जो लीनियर बहुपद होता है उसके अधिकतम एक जीरो होता है, द्विघात या फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके अधिकतम दो जीरो होते हैं, या फिर जो क्यूबिक या फिर त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिकतम तीन जीरोज होते हैं। अब मेरा अधिकतम से क्या मतलब है, तो मान लीजिए कोई ये एग्जांपल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि यह एक द्विघात बहुपद है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जरूरी नहीं है कि दो ही दो होंगे शून्य, इसका एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल थ्री में यह एक त्रिघात बहुपद है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है तीन ही होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तीन होंगे। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था। सर जैसे इसकी घात 3 है तो सर इसके इसके 3 ही जीरो होंगे सर। इसके तीन अधिकतम जीरो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है तीन ही होंगे, एक भी हो सकता है। मतलब कि जीरो से अधिकतम से मेरा क्या मतलब है, चलिए इसे भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए y के ऐसे मान, हो सकता है कि यह बहुपद केवल y बराबर वन पे ही जीरो हो। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, केवल y बराबर वन पे ही जीरो हो, तो इसका मतलब केवल और केवल इसका एक ही बहु सॉरी एक ही इसका शून्यक हो गया। अब हो सकता है कि यह बहुपद y बराबर वन और टू, दो पे जीरो हो जाए, वन पे भी जीरो हो रहा है और टू पे भी जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने आ गए शून्यक, इसके टोटल दो शून्यक आ गए। और यह भी हो सकता है कि इसके y बराबर वन टू और से माइनस वन पे यह जीरो हो जा रहा है, तो इसके कितने आ गए शून्यक, एक तो वन आ गया, एक टू आ गया और एक माइनस वन आ गया, तो इसका मतलब इसके इस बार तीन शून्यक हो गए या फिर तीन जीरोस हो गए। लेकिन हाँ तीन हो गए, अब तीन अधिकतम है। अब इन तीनों के अलावा आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं ढूंढ सकते जिसपे कि इसका मान जीरो हो जाए, अधिकतम इसके तीन हो सकते हैं। तो कोई भी त्रिघात बहुपद हो या फिर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसके मैक्सिमम या फिर अधिकतम तीन ही जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया, सभी को क्लियर है? या फिर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर कोई भी बच्चे का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसके दो शून्यक निकालिए या फिर तीन शून्यक निकालिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, इसके शून्यक निकालिए या फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करिए। तो अब हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें कितने शून्यक निकालने हैं। तो देखिए यह क्योंकि इसके दो ही हैं, यह एक द्विघात बहुपद है, तो इसके अधिकतम दो ही शून्यक होंगे या फिर इसके दो ही जीरोस होंगे। तो चलिए अब हम जीरोस को एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, क्वेश्चन की सहायता से हम समझेंगे। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड या फिर जीरो का भी मैं बता देता हूं, जीरो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जीरो का, मान लीजिए अभी क्वेश्चन ये नहीं है, इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन ये है कि इसके हमें गुण शून्य फाइंड आउट करने हैं, शून्य ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन यह आ सकता है, तो इसमें हमें क्या करना होगा। तो देखिए शून्य के लिए क्या करना होगा, दो मेथड होते हैं। सबसे पहले मेरा जो बहुपद दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूं, सिक्स वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स, और क्योंकि ये हमारा y में दिया गया है इसलिए लिखा पी वाई। तो देखिए मेथड वन होगा और मेथड टू होगा, दो मेथड होते हैं, मैं दोनों से ही एक बार आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको कमेंट में यह बताना है मुझे इसके कितने शून्यक होंगे, मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे इसके, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके, इसके मैक्सिमम कितने शून्यक या फिर कितने जीरोस हो सकते हैं, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे।
इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं? सभी बच्चों को बताना है। सभी बच्चे बताएंगे? अभी 3 ही बच्चों ने कमेंट किया है। और जो भी बच्चे हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके। और किसी को भी नहीं पता कि इसके कितने होंगे? चलिए मैं बता देता हूं, कोई नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखिए, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके अधिकतम 2 हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो देखिए, इसके हम शून्य कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, एक मेथड तो होगा, मैं सबसे पहले y बराबर 1 रखूं। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि हम y के अलग अलग मान रखते जाएंगे, जिन भी मान पे हमें इसकी वैल्यू 0 मिल गई, इस बहुपद का मान जिन भी मान पे 0 आ गया वही इसके शून्य कहलाएंगे। तो पहले y बराबर 1 लिखा, फिर y बराबर -1 लिखा, फिर y बराबर +2 लिखा, फिर y बराबर -2 लिखा। इस तरीके से हम चेक करते रहते हैं। लेकिन यह थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हमें नहीं पता कि कहाँ पे इसका मान 0 आएगा। तो आप चेक करते रहिए, जब भी आपको 2 ऐसे मान मिल जाएं कि जहां पे इसका मान 0 हो गया है, वही आपके शून्य कहलाएंगे या फिर वही आपके जीरोस कहलाएंगे। पहला मेथड तो हो जाता है आपका यह। दूसरा जो मेथड आता है वो होगा आपका कि इस बहुपद को 0 के बराबर रखिए। सबसे पहले चलिए हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं। 5y² + 5y - 6 बराबर 0। तो हमने इसे सबसे पहले 0 के बराबर रख दिया। अब हमारा प्रोसेस आता है कि इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं हमें। इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं। तो हम गुणनखंड करना सीखते हैं सबसे पहले कि इस बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन भी वही था। और जब हम गुणनखंड करना सीख जाएंगे ना, तो हम इसके अपने आप ही फैक्टर, सॉरी, इसके अपने आप ही जीरोस निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि अगर इसके गुणनखंड हो गए तो बस हमें उन्हें 0 के बराबर रखना होगा। यस, बताइए, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है मीरा गौतम की आईडी से। सर ये 0 कैसे आता है? सर ये समझ में नहीं आ रहा। 0 कैसे आता है? ये जो बराबर में 0 लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, देखिए, यह 0 ऐसे आता है जब आपने शून्य पढ़े थे या फिर जब आपने जीरोस पढ़े होंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है शून्य की या फिर 0 की? चर का वह मान जो कि पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। शून्यक का मतलब क्या होता है? देखिए, शून्यक मतलब कि बहुपद को शून्य बनाने वाला, जो कि हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो होता क्या है कि हमें शून्यक निकालने हैं। इसका मतलब, आप शून्यक का मतलब समझिए। शून्यक का मतलब यह है कि y का वह मान, क्योंकि यहाँ पे चर y है तो इसलिए मैं y के लिए बोल रहा हूं। y का वह मान जो कि इस पूरे बहुपद के मान को 0 बना दे, तो वही हमारे शून्यक कहलाएंगे। तो अभी देखिए, मुझे करना क्या है, मुझे नहीं पता इसके शून्यक क्या होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि शून्यक का मान रखने पे यह 0 के बराबर हो जाएगा। इस बहुपद का जो मान हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको 0 के बराबर रख रहा हूं, जिससे कि मैं शून्यक निकाल सकूं, क्योंकि शून्यक को रखने पे बहुपद या फिर पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। आया समझ में? जिस भी बच्चे को डाउट था। क्योंकि देखिए, शून्यक का मान रखने पे 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहां से y के मान निकालने हैं। अब मुझे यहां से y का मान निकालना होगा। ये एक तरह की मेरी इक्वेशन या फिर समीकरण बन गया है। अगर आपने पढ़ा होगा 6y² + 5y - 6 बराबर 0, तो यह मेरी एक इक्वेशन बन गई है या फिर समीकरण बन गई है। यहां से अब मुझे y के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो y का मान मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए हमें बहुपद का गुणनखंड सीखना होगा। बहुपद के आप गुणनखंड सीख जाएंगे
तो आप आसानी से ही फिर शून्यक निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा, चलिए इस क्वाड्रेटिक को भी छोड़ते हैं, पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि y-5, बहुपद y-5 का हमें शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद y-y या फिर पॉलिनोमियल y-5 के हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वो कैसे होंगे। शून्यक का मतलब क्या है कि मेरा बहुपद जीरो के बराबर होगा, तो मैं सबसे पहले इसे जीरो के बराबर रख देता हूं। फिर देखिए मुझे यहां से y का मान ज्ञात करना है या फिर चर का मान ज्ञात करना है, तो मैं 5 को इधर ले जाऊंगा, तो मेरा y बराबर आ जाएगा यहां से 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y बराबर 5 मेरा एक शून्यक होगा। अब आपको डाउट है कि सर मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि उसका मान रखने पे मेरा बहुपद जीरो के बराबर आना चाहिए। तो यह मेरा चर का मान आ गया, तो इसका मान मैं बहुपद में रख रहा हूं। तो देखिए y बराबर 5 आप जब रखोगे तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा मान सही है, मेरा एक शून्यक आ गया है क्या, y बराबर 5। यह मेरा एक शून्यक है। लेकिन अब मैं देखता हूं जब अपने पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की तरफ, तो यह एक रैखिक बहुपद है। यह देखिए एक रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि चर की घात एक है। तो इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा या फिर एक ही पॉलिनोमियल होगा, और एक मेरा निकल ही गया है, y बराबर 5। तो इसका मतलब y बराबर 5 इसका एक एक और एक इकलौता ही शून्यक है। क्लियर है? यह समझ में आया आपको लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं शून्यक? लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे शून्यक निकालते हैं, यह क्लियर है आपको? उसको बस जीरो के बराबर रखा और चर का मान निकाल लिया है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, सभी बच्चे बताएंगे। बाकी बच्चे जो भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है आपको? केवल 3 बच्चों ने कमेंट किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया तो आप खुल के आराम से दोबारा भी पूछ सकते हो, अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरीके से हम लीनियर का मान तो निकाल लिया हमने। अब हमें आता है क्वाड्रेटिक के शून्यक कैसे निकालेंगे, या फिर द्विघात के शून्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा प्रोसेस होता है कि सर हमने लीनियर के तो निकाल लिए, लीनियर में तो हमने डायरेक्ट 5 को या फिर कोई भी जो चर है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सर जब द्विघात या फिर क्वाड्रेटिक आएगा तो इसके मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यह थोड़ा सा टफ होता है, इसे आसानी से समझते हैं, इसे हम आराम से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए इसके मान या फिर इसे हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने जीरो के बराबर किया, वही हमने लीनियर में किया था, वही हमने y-5 में किया था। सबसे पहले उसे जीरो के बराबर रखा था, फिर y का मान निकाला था। वही हम यहाँ पे भी करेंगे, सबसे पहले पूरे बहुपद को जीरो के बराबर रख दिया, अब हम y का मान निकालेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमें y का मान निकालना आता नहीं है, हम डायरेक्ट तरीके से y का मान नहीं निकाल सकते हैं, पक्षांतरण करके। तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक को। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड। इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं 6y² + 5y - 6। तो देखिए इसके गुणनखंड करना आप सीखिए, यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आप डायरेक्ट इस तरह से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसा कि हमारा मेन क्वेश्चन था कि इसके गुणनखंड कीजिए, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही केस में आपको गुणनखंड आने चाहिए। तो देखिए इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूं, 6y² + 5y - 6। तो देखिए क्या इस 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, +9 - 4 कमेंट में बताना है आपको, +9 - 4, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, +9 - 4? ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए मैं अब क्या लिख रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। मैं लिख रहा हूं 6y² को 6y² लिखा, +5y को +5y ना लिख के मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, +9y - 4y।
क्योंकि +9 - 4 यह हुआ +5y। 5y को मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख दिया है। और फिर आया बाद में -6, फिर आया बाद में -6। अब आप लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह होगा कि सर 5 को अपने ऐसे ही क्यों लिखा, 5 को आपने ऐसे ही क्यों लिखा, और आपके दिमाग में यह कैसे आया कि हम इसे +9 - 4 ही लिखेंगे, इसे हम और कुछ क्यों नहीं लिख सकते। क्योंकि 5 को तो हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3, 5 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - 1। तो आपने इसे ऐसे ही कैसे लिखा 9 - 4, आपने 5 को यही क्यों लिखा। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए इसे बोलते हैं मिडल टर्म से, मिडल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड करना। मिडल टर्म मतलब कि जो हमारी बीच वाली टर्म है, इसे हम स्प्लिट मतलब कि इसे हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं और फिर हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाए या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए ना, और उसके अगर आपको गुणनखंड करने हैं, तो आप सबसे पहले ऐसी संख्या देखिए या फिर इस आप एक काम कीजिए, इस क्रम में उसे व्यवस्थित कर लीजिए। मतलब पहले जिस चर दो घात वाला, फिर हमारा चर आएगा एक घात वाला, फिर हमारी संख्या आएगी जो कि बिना चर के है या फिर जो अचर है। सबसे पहले आप उसे इस क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा इसी क्रम में दिया गया हो सकता है इसको आपको इस तरीके से भी लिखा दिया दे दिया जाए -6 + 6y² +5y, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसे क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले अधिकतम घात, फिर हमारी कम घात, और फिर बिना घात। तो सबसे पहले आप इसे इस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर आपको मिडल टर्म या फिर बीच वाली टर्म है जो एक घात वाली, जैसे यहां है 5y, एक घात वाली टर्म को आपको दो भागों में विभाजित करना है। अब वो दो भाग कैसे होंगे उसे ध्यान से समझिए। तो देखिए वो दो भाग इस तरीके से होने चाहिए कि गुणा करने पे हमेशा ये दोनों आए, गुणा करने पे हमेशा ये दोनों आए। मतलब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यह क्या हो रहा है, मेरी पहली और तीसरी जो मेरी पहली और तीसरी जो अक्षर हैं वह क्या है, एक तो है 6y² और दूसरा है मेरा -6। तो 6y² गुणा -6 जब मैं करूंगा तो मेरा आएगा -36y²। तो इसका मतलब उनको गुणा करने पे तो आना चाहिए -36y², और जोड़ने पे हमेशा मेरी बीच की संख्या आए, जोड़ने पे हमेशा मेरी बीच की संख्या आए, मतलब +5y आए। तो मुझे ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें गुणा करने पे तो मेरा -36y² आए और जोड़ने पे मेरा +5y आए। अच्छा समझ में आया आपको? पहले ये बताइए इतना कमेंट करके, समझ में आया कि जोड़ने पे और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? अगर नहीं आया तो हम इसे अच्छे से दोबारा से समझ लेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, अगर समझ आया तो वाई लिखिए, नहीं समझ आया तो एन लिखिए। ठीक है, चलिए इसे मैं दोबारा से अच्छे से दूसरे पेज पे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। 6y² - 5y, सॉरी +5y - 6। हमें देखिए सबसे पहले आप सब भूल जाइए, हमें इसके गुणनखंड करने हैं या फिर फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो मुझे इस सबसे पहले अगर कोई द्विघात बहुपद दिया गया है तो मुझे इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हाइयर ऑर्डर या फिर हाई घात वाला, फिर हमारा कम घात वाला, और फिर हमारा बिना घात वाला। तो सबसे पहले आपकी स्टेप होगी यह कि उसे आप क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें बीच वाली टर्म को जो कि यहाँ पे जैसे कि 5y है, या फिर आपकी एक घात वाली टर्म को हमें दो भागों में विभाजित करना है। तो इसे मुझे 5y को यहाँ पे दो भागों में विभाजित करना होगा। तो 5y को देखिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं देखिए इस ऐसे भी लिख सकता हूँ 4y+y। फिर 5y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3y+y, सॉरी 3y+2y। या 5y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9y - 4y, या ऐसे भी लिख सकता हूं 6y - y। और भी अनंत तरीके से मैं लिख सकता हूं।
तो देखिए इनमें से हम कौन सा चूज करेंगे या फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए, मान लीजिए अभी अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, इसे मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा, यहाँ वाई की जगह एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमेशा गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए ए गुणा सी। बीच वाली टर्म को जब मैं स्प्लिट करूंगा, तो वो जो स्प्लिट होकर दो टर्म आएंगी ना, उनको गुणा करने पे हमेशा आना चाहिए ए गुणा सी, और उनको जोड़ने पे हमेशा आना चाहिए मेरा बी। यह आपका गोल्डन रूल होगा। बीच वाली टर्म को इस तरीके से दो भागों में विभाजित कीजिए कि उन्हें गुणा करने पे तो आए ए गुणा सी, और उन्हें जोड़ने पे आए बी। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो देखिए गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 गुणा -6, यानी कि -36 का वाई स्क्वायर, -36 वाई स्क्वायर। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, बी। बी की जगह क्या है यहाँ पे 5, तो जोड़ने पे मेरा आना चाहिए प्लस का 5, क्योंकि यह प्लस का ही है। तो मुझे 5 वाई को इस तरीके से दो भागों में विभाजित करना है कि उन दो भागों को गुणा करने पे मेरा -36 वाई स्क्वायर आए, और उन दो भागों को जोड़ने पे मेरा प्लस का 5 वाई आए। क्योंकि बीच में 5 वाई है, तो जोड़ने पे मेरा +5 वाई आए, और गुणा करने पे मेरा -36 वाई स्क्वायर आए। अब बताइए आपको यहां तक क्लियर है? अगर नहीं है तो एन लिखिए, और अगर क्लियर है तो वाई लिखिए। हमें बीच की टर्म को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करना है कि गुणा करने पे हमारा -36 वाई स्क्वायर आए, और जोड़ने पे +5 वाई आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अच्छा, मीरा गौतम की आईडी से जो बच्चा है, उन्होंने पहले एन लिखा था, अब समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए कमेंट करके। मीरा गौतम की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। तो देखिए यह अगर आपको इतना समझ में आया, तो अब हम देखते हैं कि आखिर कौन से दो जो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 4y और y को सेलेक्ट करता हूं, तो 4y गुणा y जब करता हूं मैं, 4y गुणा y करता हूं, तो यह आता है 4y स्क्वायर, जो कि -36 वाई स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो मैं इसे नहीं लूंगा। फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा, तो दूसरा मेरा 3y + 2y है। तो देखिए 3y + 2y जब करूंगा, तो जोड़ने पे तो मेरा 5y आ रहा है, लेकिन जब इन्हें गुणा करूंगा तो मेरा आ रहा है 6y स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए -36 वाई स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यह भी नहीं लिए हैं। तो जब मैंने 9y और -4y को लिया, तो देखिए 9y - 4y, तो इन्हें जोड़ने पे तो आ रहा है 5y। और अगर मैं इन्हें गुणा करूं 9y गुणा -4y, तो इन्हें गुणा करने पे भी मेरा आ रहा है -36 वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यह मेरा सही कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको चूज किया है। तो चलिए इसे देखिए सॉल्व करते हैं। अब आगे मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूं, अब हम इसे आगे अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6y स्क्वायर प्लस 5y की जगह मैंने लिखा +9y - 4y - 6। अब देखिए आगे मैं देखता हूं, तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, तो मैं वाई तो कॉमन ले ही सकता हूँ इन दोनों में से। फिर अगर मैं देखता हूं, तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 3 मतलब दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे 3 भी कॉमन लिया। अब देखिए अंदर देखते हैं क्या बचा। यहां से 3y अगर मैंने कॉमन लिया, तो 3 दूनी 6, एक तो मेरा 2 बचा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे y कॉमन लिया है केवल हमने, तो अंदर एक और y बचा। फिर हम दूसरी टर्म पे चलते हैं अपनी। तो दूसरी टर्म में अगर मैं देखूं, तो देखिए y की जगह तो y कॉमन ले लिया हमने। फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 3 हमने कॉमन ले लिया, तो फिर 3 तिया 9 होता है। तो अभी 3 और बचा है हमारा, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने इसे ब्रैकेट लगा दिया।
अभी के लिए केवल मैंने यह दो संख्या ली है, फिर मैं बाकी की दो संख्याओं को और लेता हूं। तो मैं इन दोनों को देख रहा हूं, अब मैं इन दोनों को देख रहा हूं। तो देखिए इसमें मुझे लग रहा है क्या मैं y कॉमन ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि केवल यहां पे y है, यहां पे y नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं ले सकता। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। फिर देखिए दो दूनी चार और दो तिया छह, तो इनमें दो कॉमन आ रहा है, तो मैंने टू कॉमन लिया और ब्रैकेट लगाया। फिर टू को कॉमन लेने के बाद यहाँ 4y में अगर मैं डिवाइड करूं टू का, तो यहाँ बचेगा मेरा 2y या फिर 2y। और अंदर कितना बचेगा? माइनस का 6 है, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3 बार जाएगा, दो तिया छह, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा +3। यह समझ में आया आपको यहां से इस स्टेप पे मैं कैसे गया? जल्दी से बताइए कमेंट करके, यह समझ में आया आप सभी बच्चों को? सिर्फ कॉमन लेना है, सिर्फ आपको कॉमन लेना है इसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब यह समझ में आया, तो अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे इस वाली स्टेप को, तो देखिए इसमें यह भी कॉमन है और यह भी कॉमन है, दोनों टर्म कॉमन आ रही हैं। अच्छा इसमें दो ही पद हैं, क्योंकि देखिए बीच में एक ही माइनस का चिन्ह है, तो एक तो मेरा यह पद हो गया और एक मेरा पूरा बड़ा यह वाला पद हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पदों में से 2y+3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2y+3 को कॉमन ले लूंगा। तो मैंने देखिए 2y+3 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पे तो बचा मेरा यह है ओनली 3y, तो यह मैंने 3y लिखा। और यहां बचा मेरा माइनस का 2, तो यहां मेरा माइनस का 2 लिखा। तो इसका मतलब यह मेरे गुणनखंड हो गए, यह जो मेरे आए हैं यह मेरे गुणनखंड हो गए या फिर फैक्टर हो गए। किस पॉलिनोमियल के? इस वाले पॉलिनोमियल के, जो यह मुझे दिया गया था, यह मेरे गुणनखंड हो गए हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट इसी तरीके से। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको इस तरीके से काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो आप इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हो, जो कि द्विघात है या फिर जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यह इसके गुणनखंड आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया था कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो यह हो गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके शून्यक बताइए, इसी बहुपद के शून्यक बताइए, तो देखिए हमने क्या किया था, इस बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर किया था। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं। हमारा बहुपद है 6y² + 5y - 6। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक के लिए सबसे पहले मैं इसको 0 के बराबर करूंगा और फिर मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा। तो गुणनखंड निकालने हमने अभी सीखा ही है। गुणनखंड क्या आए थे मेरे? 2y+3 और 3y - 2। तो मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए 2y+3 और 3y - 2। डायरेक्ट यहां इसलिए लिखे क्योंकि नेक्स्ट पिछले पेज पे ही हमने निकालना अभी सीखा है, और इनको मैंने 0 के बराबर लिखा क्योंकि यहाँ 0 ही है। फिर देखिए मैं क्या करूंगा अगर मुझे शून्यक निकालने हैं, तो क्योंकि ये मेरी अभी समीकरण आ गया है यह, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 0 के बराबर लिख दूंगा और इसको भी 0 के बराबर लिख दूंगा। तो देखिए 2y+3 बराबर 0 के बराबर लिखूंगा, तो यहां से सबसे पहले मैं 3 को इधर ले जाऊं तो यह आएगा 2y बराबर -3। और फिर 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो यह आ जाएगा मेरा y बराबर -3/2। एक तो शून्यक आ गया मेरा यह। फिर अगर मैं जो दूसरा शून्यक है, दूसरा 0 निकालना है, तो यह हो जाएगा 3y - 2 बराबर 0, और 3y बराबर हो जाएगा 2, और y बराबर हो जाएगा 2/3। तो अगर अब आप ध्यान से देखो तो मेरे पास दो शून्यक आ गए हैं या फिर दो जीरोस आ गई हैं। एक तो यह है y बराबर -3/2 और दूसरा यह है y बराबर 2/3। तो यह मेरे पास दो जीरोस या फिर दो शून्यक आ गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे भी तो यह क्वाड्रेटिक है या फिर द्विघात है, तो यहाँ पे अधिकतम दो ही शून्यक हो सकते हैं, और मेरे पास दोनों ही शून्यक आ गए हैं। तो इस तरीके से मैं जीरोस या फिर शून्यक निकाल सकता हूं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या फिर द्विघात बहुपद के। अब आप बताइए, क्लियर है आप सभी को? जल्दी से बताइए। तो इसमें भी अगर आप शून्यक में भी देखोगे ना, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस गुणनखंड निकालने हैं, उन गुणनखंडों को निकाल के फिर 0 के बराबर रख देना है। तो मेन था आपका गुणनखंड निकालना या फिर फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालने आपको आने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो शून्य, देखिए इसमें आपके दो टॉपिक कवर हो गए हैं, शून्य या फिर जीरोस निकालना और गुणनखंड निकालना या फिर फैक्टर्स निकालना। तो चलिए, यह हो गया है, तो हम फैक्टर्स का एक क्वेश्चन और देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपको पहले से ही चार टर्म दी गई है। तो देखिए, आप सबसे पहले फैक्टर्स निकालने का मेथड होता है, आप थोड़ी देर है ना क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे अभी पॉलिनोमियल जो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मुझे फैक्टर्स या फिर गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो मतलब कि मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, एक्स की घात दो ले लूं, क्योंकि दोनों में ही है एक्स की घात दो। तो देखिए, एक तो एक्स की घात दो आ जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस वन ही है, तो वन तो होता ही है। तो देखिए, यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ तो बचा एक्स, केवल एक ही घात बचेगी, उसे मैं एक्स लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे बचा केवल माइनस का टू। पहले दो टर्म्स में तो मेरा यही बचा। फिर देखिए, मैं दूसरे टर्म में देखता हूँ। दूसरे टर्म में एक तो एक्स है और एक टू है, तो इसमें चर तो कोई भी नहीं आ रहा है कॉमन। अब मैं अचर देखता हूं। तो अचर देखिए, एक्स लिखा है, तो इसे मैं एक्स को ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, वन गुणा एक्स। तो इसका मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है मेरा, कहीं भी अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमेशा वन तो कॉमन होता ही है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए माइनस तो बीच में साइन है ही, इसे मैंने वन कॉमन लिया या फिर एक कॉमन लिया। तो एक को कॉमन लेने से जो अंदर है वो एज इट इज आ जाता है, अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स लिखा है यहाँ पे, अगर एक्स को मैं एक से डिवाइड करूं तो एक्स ही आएगा। और यहाँ पे प्लस टू है, देखिए यहाँ पे प्लस टू की जगह माइनस टू आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर माइनस एक कॉमन लिया है। अगर आपने माइनस एक कॉमन लिया है, तो देखिए माइनस एक गुणा माइनस दो जब मैं करूंगा तो प्लस का दो हो जाएगा, और प्लस दो ही हमें फाइनली दिया गया है। तो इसका मतलब मेरा माइनस दो सही है। और अगर जब भी आपको कंफ्यूजन लगे इसमें कि क्या मैंने कॉमन सही लिया है या नहीं लिया है, तो आप इनको एक बार फिर से सबको मल्टीप्लाई करके देख लो आपस में, क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो। देखिए, अगर मैं जल्दी से क्रॉस चेक करके इसे देखूं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को गुणा करूंगा इससे, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस का चिन्ह है ये यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर गुणा दो, टू एक्स स्क्वायर। फिर देखिए माइनस का वन गुणा एक्स, एक्स, और माइनस वन गुणा माइनस दो प्लस दो। और यह मेरा ओरिजिनल जो मुझे दिया गया था उसके ही बराबर है। तो इसका मतलब यह मेरा सही है जो मैंने कॉमन लिया है। तो देखिए, फिर से अगर मैं देखूं, तो यह हमारा पुराने क्वेश्चन की तरह ही बन गया है। यह भी क्या आ गया है इसमें भी, एक मिनट इसे मैं लिख देता हूं, एक्स माइनस टू है ये हमारा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी मेरा एक्स माइनस टू आ गया, इसमें भी मेरा एक्स माइनस टू आ गया। तो यह हो जाएगा मेरा एक्स माइनस टू, और यहाँ पे पहले पद में बचा एक्स स्क्वायर, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यह आ गया मेरा माइनस वन। तो यह मेरे दो इसके गुणनखंड आ गए, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इनके मुझे शून्य पूछे जाते तो मैं इन दोनों को जीरो के बराबर रख लेता और फिर एक्स का मान निकाल लेता। लेकिन मुझसे शून्यक नहीं पूछे गए हैं, केवल गुणनखंड पूछे गए हैं, तो मेरे यही आंसर होगा, एक्स माइनस टू कॉमा एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन। यह मेरे इसके गुणनखंड होंगे या फिर फैक्टर्स होंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्लियर है या नहीं, यस या नो लिखिए। सर एक बार रिवाइज कर दो। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए, हमें क्या दिया गया हमें दिया गया है यह बहुपद एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो मुझे इसके फैक्टर्स या फिर गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है मेरा, या फिर उभयनिष्ठ क्या आ सकता है, तो मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स को देखता हूँ जो मुझे दी गई हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों में एक्स स्क्वायर तो कम से कम है ही है। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। पहली टर्म में से मैंने एक्स क्यूब है, क्योंकि एक्स की घात तीन है, दो मेरी बाहर आ गई, तो एक घात बची। तो देखिए, यह बची एक्स। फिर माइनस चिन्ह,
अंदर अब 2x² है, उसकी जगह मैंने x² तो लिख दिया, तो x² तो खत्म हो गया, केवल क्या बचा, 2 बचा, तो यहां मैंने लिखा 2। फिर देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैंने माइनस लिखा। अब इन दोनों पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है और x इसमें नहीं है, तो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ कॉमन नहीं आता तो हमेशा 1 कॉमन आता है, एक, क्योंकि एक तो हर जगह होता ही है। तो 1 लिखा हमने, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा मेरा 2। अब देखिए 2 को मैं माइनस का लिख रहा हूं। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो -1 गुणा -2 करूंगा तो वह +2 हो जाएगा। जब मैं -1 गुणा -2 करूंगा तो यह +2 हो जाएगा। और मेरे जो मुझे बहुपद दिया गया था उसमें +2 ही लिखा था, तो इसका मतलब मेरा x-2 ही आएगा अंदर। तो देखिए हमने यहां तक कर लिया। तो अब मेरे पास यह सिचुएशन या फिर यह बहुपद आ गया है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो दो पद हैं, ध्यान से, केवल बीच में ही है माइनस, अदरवाइज पूरा यह एक पद हो गया और यह पूरा एक पद हो गया। तो देखिए मैं दोनों पदों में से क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, तो x-2 इसमें भी कॉमन है और x-2 इसमें भी कॉमन है। तो मैं x-2 कॉमन लेता हूं दोनों में से। फिर यहाँ पे आएगा मेरा x², तो यह हो गया x², और यहाँ पे आएगा -1, तो यहाँ पे आएगा मेरा -1। तो x-2 गुणा x² -1 मेरे फाइनल फैक्टर्स होंगे या फिर फाइनल गुणनखंड होंगे। आया समझ में? जिस भी बच्चे का डाउट था पहले समझ में नहीं आया था, अभी क्लियर है? चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा देखिए अब इसमें होती हैं सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एक बार हम जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। देखिए ये सब तो हमने पढ़ लिया, शून्यक के बारे में पढ़ लिया हमने, फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम हमने अच्छे से पढ़ ली। फिर हमारी होती हैं कुछ सर्व समीकाएं या फिर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए मेनली यह आपकी तीन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहली होती है x+y+z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² +2xy + 2yz + 2xz। अब देखिए इन तीनों ही सर्व समीकरणों में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तरह का क्वेश्चन क्या होगा, पहले तरह के क्वेश्चन होंगे कि आपको देखिए यह वाली फॉर्म दी जाए, यह वाली फॉर्म अगर आपको दी जाए और इससे आपको यह फॉर्म निकालनी हो। तो आपको क्या, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो मान लीजिए अगर इस तरीके से कुछ दिया गया है, 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो आप देखोगे ये कि हमारी पहली वाली एल्जेब्रिक कंडीशन है, जिसमें x की जगह मुझे दिया गया है 2a, y की जगह मुझे दिया गया है 2b और z की जगह मुझे दिया गया है 2c। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये इस वाली फॉर्म में निकालनी है, x² + y² + z² +2xy + 2yz + 2xz। तो मुझे बस इनका मान इसमें रखना होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहली वाले जो क्वेश्चंस के टाइप हैं वह यही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड, यह वाली साइड दी जाए और आपको यह से यह वाली साइड से निकालनी हो। यह अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, यह आपको याद करनी पड़ेगी, इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको देखिए राइट हैंड साइड दी जाए और फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालनी हो, या फिर दाएं पक्ष से आपको बायां पक्ष निकालना हो। मतलब इस बार आपको यह वाली कंडीशंस दी जाए, ये जो तीन है इधर वाली, और आपको यहां से यहां पे जाना हो वापस में रिवर्स ऑर्डर में। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके इस तरह से बन सकते हैं। तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए, इधर से इधर जाना भी और रिवर्स ऑर्डर में आना भी। तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, वो आपके तभी होंगे जब आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, या फिर आइडेंटिटीज आपको अच्छे से रटी हुई हैं, या फिर उनको अप्लाई करना आपको अच्छे से आता है, तभी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था 9M02। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी अगर आप में से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए